अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमरेज लवर्स। आज हम 0620 का मई जून 2021 का पेपर 4-2 को डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर शोन। पीरियड 3 में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट दीज एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट में बी यूज वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। Write the symbol of an element which is malleable। तो malleables आपके metals होते हैं, तो आपका यहाँ पर metals ये हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इनमें से कोई भी आप लिख दें, मैं यहाँ पर ए नहीं लिख, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर आप मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं और एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं, तो यानी ये मैग्नीशियम है, क्योंकि आपका जो ग्रुप नंबर है वो आपको बताता है कि आपके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 में है, तो इसके आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, ठीक है। फॉर्म्स एन ऑक्साइड विच लीड्स टू एसिड रेन। एसिड रेन आपका या ये सल्फर डाइऑक्साइड है वो काज करता है, तो ये सल्फर, ठीक है। फॉर्म्स एन आयन विथ अ 2 माइनस चार्ज। तो 2 माइनस का चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो ये आपके ग्रुप 6 के एलिमेंट्स करते हैं ये, तो यहाँ पर भी सल्फर ही होगा, ठीक है। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन और कार्ड बॉक्साइड। तो बॉक्साइड में से आपको एल्यूमिनियम आप करते हैं एक्सट्रैक्ट, क्योंकि बॉक्साइड आपकी क्या है, एल्यूमिनियम की ओर है, ठीक है। डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड। कोई भी ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, तो वो आपका होगा आर्गोन, क्योंकि आर्गोन आपकी क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, ये नोबल गैसेस से बिलोंग करती है। तो आर्गोन क्या कोई ऑक्साइड नहीं बनाती। फॉर्म्स एन ऑक्साइड विथ एन मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलिकॉन। फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो वो आपका एल्यूमिनियम बनाता है। एम्फोटेरिक यानी वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और वो बेसिस से भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इज एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो आपकी वो क्लोरीन होती है, यहाँ पर ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो डायटोमिक फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म्स अ बाइनरी कंपाउंड विथ हाइड्रोजन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पर बाइनरी का मतलब होता है कि बाइनरी कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपके दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से बने हो, लेकिन ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, यानी उसके अंदर 2 से ज़्यादा मतलब नहीं होंगे एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपका बाइनरी कंपाउंड जब बन रहा है, तो यहाँ पर तो बोल रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो बाइनरी एसिड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन को लूँ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये है आपका एक बाइनरी कंपाउंड है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप सल्फर को देखें, तो सल्फर आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड बाइनरी कंपाउंड नहीं है, इसमें 3 अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, HCl ही होगा, ठीक है। सॉरी, HCl नहीं होगा, यहाँ पर आप क्लोरीन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंबल बताना था पीरियड 3 एलिमेंट का, ठीक है। तो ये Cl है जो आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो बाइनरी एसिड बनाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 47। क्या सिल्वर नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ सिल्वर आर 107 सिल्वर और 109 सिल्वर, ठीक है। गिव द नेम गिवन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट न्यूक्लियर नंबर्स। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द टेबल टू शो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम एंड आयन ऑफ सिल्वर शोन। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, इसमें इस सिल्वर में, तो 47 हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी 47 है, ठीक है। यहाँ से आपको शो भी हो रहा है, और आपका जो एक एलिमेंट को उसकी शनाख्त देता है, तो आपका देता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। अगर ये सेम एलिमेंट है, सिल्वर है, तो इसका जो है वो क्या होगा आपके
आपका प्रोटॉन नंबर है वो सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन्स बताना है, तो न्यूट्रॉन्स आप कैलकुलेट करेंगे, आपका ये जो एटॉमिक मास दिया हुआ आपको यानी न्यूक्लियर नंबर, इससे आप कैलकुलेट करेंगे। ये न्यूक्लियर नंबर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को माइनस कर दें तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 60 यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं 109 को भी माइनस कर दूँ 47 से तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 62, ठीक है। तो इसके अंदर 62 हैं आपके न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो आइसोटोप्स में होते हैं उनमें डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन्स का है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स अलग डिफरेंट होते हैं आपके आइसोटोप्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ये एटम है तो यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो पहले 47 थे, एक लूज किया तो 46 हो गए, ठीक है। Complete this definition of relative atomic mass. The relative atomic mass is uh, uh, relative atomic mass is average mass of a naturally occurring atoms of an element on a scale where carbon 12 atom has mass of exactly 12 यूनिट्स, ठीक है। ये आपकी होती है आपके रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। तो इसमें से आपको ये फिलअप करना था, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास of naturally occurring atoms of an element on the scale where carbon 12 carbon 12 atom has a mass of exactly 12 units, ठीक है। ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन थे, जिसको आप कार्बन 12 से कंपेयर करवाते हैं। आपका जो एटॉमिक मास आप जो भी कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका कार्बन 12 है वो आपका स्टैंडर्ड आपका एज ए एलिमेंट लिया जाता है, ठीक है। पार्ट 4, a sample of silver has a relative atomic mass of 108, ठीक है। आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है आपका, तो डिड्यूस द परसेंटेज ऑफ आपका जो 107 है आपका सिल्वर प्रेजेंट इन दिस सैंपल ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें इसके आपके कितने हैं आपके आइसोटोप्स, 107 है और आपका 109 है। आप इनको एवरेज इनका मास लेते हैं तो ये इनका एवरेज मास आ रहा है 108, तो यानी ये अगर मैं इसको ऐसे करूं 107 प्लस 109 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 108। तो यानी ये इसकी इन दोनों की परसेंटेज अबंडेंस क्या होगी, वो होगी आपकी 50-50%, तभी ये आपका ये 108 बन रहा है, ठीक है। तो 50% होगी, ठीक है। ये आपको मतलब थोड़ा लॉजिक लगानी पड़ेगी यहाँ पर, तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है इसने, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको इस पर ध्यान देना है कि 108 है तो वो किस तरह से मतलब हो रहा है। 108 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो अगर आपके इन दोनों की 50-50 परसेंटेज होगी तभी आपका 108 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ठीक है। पूरा 108, कोई मतलब पॉइंट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। पार्ट बी, सिल्वर नाइट्रेट इज अ साल्ट ऑफ सिल्वर made by reacting silver oxide with an acid. You can write the formula of the acid which reacts with silver oxide to form silver nitrate. तो सिल्वर नाइट्रेट बना रहे तो आपको एक एसिड लेना होगा जिसमें आपके नाइट्रेट्स के आयन हो, वो आपका होता है कौन सा, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन कंटेनिंग सिल्वर के जो प्लस के जो है वो आयंस। अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट इज सीन व्हेन एन एक्वस सोल्यूबर नाइट्रेट इज एडेड टू सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड में आप डाल देंगे तो आपका HgI जो है वो उसकी पीपीडी बनेगी, सिल्वर आयोडाइड की पीपीडी बनेगी, और ये होती है आपकी येलो पीपीडी, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे, येलो प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये येलो पीपीटी आपको मिलेगी
ये आपकी होती है सिल्वर आयोडाइड की। अब ये यहाँ पर आपको ये जो पीपीटीज के कलर हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये आपका आपको ये हाइलाइट्स का जो है वो टेस्ट के लिए भी आपका ये यूज़ होता है सिल्वर नाइट्रेट। आपको मतलब ये आइडेंटिफाई करवाता है कि आपका सॉल्यूशन में कौन सा हाइलाइट मौजूद है। आपका क्लोराइड मौजूद है, ब्रोमाइड मौजूद है या फिर आयोडाइड मौजूद है। और उनका पीपीटीज का हर पीपीटी का अलग कलर होता है। आपका क्लोराइड का आपका वाइट होता है, और ब्रोमाइड में आपका क्रीम होता है, और आयोडाइड में आपका येलो पीपीडी होती है। ठीक है, तो ये सारे आपको जो कलर्स हैं ये आपको याद करने हैं। राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एंड एन एक्वस सोडियम आयोडाइड। आयनिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आयनिक इक्वेशन सिंपल, आप जो जिसका प्रेसिपिटेट बनाए आप उसकी लिखेंगे, ठीक है। इंक्लूड स्टेट सिंबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्वस में, और आपका आयोडाइड आयन भी एक्वस में है। तो ये क्या बना रहे हैं आपके सिल्वर आयोडाइड, ये आपका सॉलिड बनेगा एज ए पीपीटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ एक्वस नाइट्रेट्स, aqueous sodium hydroxide and one other substance are bound with nitrate ions, ठीक है। नेम दिस अदर सब्सटेंस एंड द गैस फॉर्म्ड। तो दूसरा जो सब्सटेंस आप डालते हैं, पहले आप नाइट्रेट्स का जो टेस्ट के लिए आप पहले नाइट्रेट्स में आप डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आप एल्यूमिनियम की फॉइल डालते हैं। तो दूसरा जो आपका सब्सटेंस है वो क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। आप एल्यूमिनियम डालते हैं, उसकी एक फॉइल होती है वो आप डालते हैं, और आपकी जो गैस आपकी प्रोड्यूस होती है जो जिससे आपका आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये यहाँ पर हाँ वाकई नाइट्रेट्स कैन मौजूद हैं, तो वो आपकी होती है अमोनिया गैस, ठीक है। अमोनिया आपकी यहाँ पर फॉर्म होती है। पार्टी, when silver nitrate is exposed to sunlight, silver is formed. Name the type of reaction which needs लाइट टू मेक इट हैपन। तो ऐसे रिएक्शन जो लाइट के बिना ना हो, जिनको लाइट ज़रूरी होती है, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यानी ये लाइट के दौरान ही होते हैं, डार्क में नहीं होंगे ये रिएक्शन, ठीक है। पार्ट एफ, members of one homologous series only react with chlorine in the presence of sunlight। अच्छा, नेम अ मेंबर ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज। तो आपका जो अल्केन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये आपकी कौन सी होमोलॉगस सीरीज होती है, ये आपकी होती है अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स आपके रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, ठीक है। और अब आपको बोल रहा है कि नेम अ मेंबर ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज। अब आपको अल्केन्स में से एक मेंबर का, मतलब कोई भी एक मेंबर हो उसका जो वो नाम बताना है। तो आप कोई भी लिख दें। यहाँ पर अल्केन्स के अंदर आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है सारे, तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली जो सबसे जो है सिंपलेस्ट है आपका अल्केन, वो है मीथेन, तो मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप कोई भी लिख सकते हैं नेम्ड अल्केन, ठीक है। नेम टू प्रोडक्ट्स दैट फॉर्म व्हेन द कंपाउंड इन, जो आपका वन है रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। अब आपका जो जो मीथेन है ये आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये क्लोरीन ने एक जो आपका हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर देगा, और ये आपकी बनेगी आपकी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बना है, आपका बना है ये क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या बना है, क्लोरोमीथेन। और दूसरा यहाँ पर ये आपका HCl नहीं है, ये आपके हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को डालते हैं एक्वस में तब आपका HCl बनता है, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड ये आपके आपकी गैस होती है। लेकिन इसको जब आप एक्वस में डालते हैं तो आपका वो बनती है आपका किलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फाउंड इन बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका ये इसका फार्मूला दिया गया है। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड it forms three products. Name the type of reaction that takes place when sodium hydrogen carbonate reacts in this way. तो ये आपकी हो रही है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जो आपके हीट पर आपके जो डिकम्पोज हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Calculate volume of carbon dioxide formed at room temperature and pressure when 12.6 gram of sodium hydrogen carbonate is heated using the following steps, ठीक है। तो determine mass of 1 mole of सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पर आपको जब भी ये बोले कि मास ऑफ 1 मोल, तो यानी इसका मतलब ये होता है कि एमआर आपको कैलकुलेट करना है। तो आप पीरियोडिक टेबल से जो उनके आपके एलिमेंट्स के आपके एआरस, तो उनमें से आप इसका एमआर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1 मास, और कार्बन का होता है 12, प्लस आपके ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 3। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आ रहा है आपका 84। तो यानी इसका एमआर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 84 ग्राम्स, ठीक है। ये इसका एमआर है। अब आपको बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड। तो यहाँ पर मोल्स का फार्मूला क्या होता है, N एन को मैं मोल्स से शो कर रहा हूँ, तो मास अपॉन एमआर। तो यहाँ पर मास आपको दिया गया है, कितना आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ किया है, वो है आपका 12.6 डिवाइडेड बाय आपका एमआर 84 अभी आपने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से आपका जो आता है वो आता है आपका 0.15 मोल्स, ठीक है। 0.15 मोल्स, इतने मोल्स आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूज़, ठीक है। डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म होगी वो आप रेशियो से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसमें इक्वेशन में देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या है, 2:1 है, ठीक है। दो आपके मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यानी इसके दो 2:1 है, तो यानी इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.075 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनी है। अब आपको फाइनली कह रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर पर आपका जो आपका होता है वॉल्यूम होता है पर मोल, वो आपका होता है 24 मल्टीप्लाई बाय इसको आप करेंगे जो आपने मोल्स कैलकुलेट किए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.8। तो ये आपकी 1.8, लेकिन यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम मिलेगा वो आपको डीएम क्यूब में मिलेगा, ठीक है। ये यूनिट्स का थोड़ा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर इसने डीएम क्यूब भी क्या है, लेकिन कभी कभी ये बोलता है कि सीएम क्यूब में दें आंसर, तो वो थोड़ा आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। पार्ट सी, लाइम वाटर इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बिकॉज अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, ठीक है। राइट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला सिंपल ये है, ये आप बना भी सकते हैं। कैल्शियम के पास 2+ का होती है आपकी चार्ज, और आपके पास हाइड्रोक्साइड जो आपके आयन्स हैं उनके पास होता है H+ का आयन। तो ये यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। द वाइट precipitate जो आपका है अब फार्मूला, राइट द फार्मूला ऑफ द वाइट precipitate दैट फॉर्म्स व्हेन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको आप रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये आपका होता है वाइट precipitate, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ये इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है कि आपका जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो आपका लाइम वाटर जो आपका वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, a student carries out an electrolysis experiment using the following apparatus shown. ठीक है, the student uses dilute aqueous sodium chloride. अच्छा, डाइल्यूट आपका एक्वा सोडियम क्लोराइड इसने यूज किया है। स्टेट द नेम गिवन टू एनी सॉल्यूशन व्हिच अंडरगोस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपका जो है वो सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये आपकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस की पूरी डायग्राम है इसको मैं कहूँगा पूरा याद कर लिए। इसके जो स्टैंडर्ड टर्म्स आपकी यूज होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, आपका जो सॉल्यूशन होता है इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये जो आपकी रोड्स होती हैं इनको कहते हैं आप इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और आपका ओवरऑल ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का ही है। ठीक है, तो ये सारे मतलब जो जनरल स्टैंडर्ड टर्म्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसने इससे पूछा आपने आपसे कि नेम बताएं इससे जो सॉल्यूशन है जो अंडरगो होता है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस है तो उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी हो रही है डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट एनोड। ठीक है, OH आयन आपके एनोड पर डिस्चार्ज हुए हैं। तो कंप्लीट द आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका जो ये आपकी ये वाली इक्वेशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आयोनिक हाफ इक्वेशन आप याद कर लें। ठीक है, तो आपका जो OH आयन है ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं एक वाटर में, ऑक्सीजन में, और आपके जहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लें इस तरह से। तो ये इक्वेशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आप थोड़ी याद भी कर लें। ठीक है, शुरू शुरू में आपको मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो आप याद कर लिया करें। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द आयोनिक हाफ इक्वेशन शोज दैट हाइड्रोक्साइड आयंस आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर ये आपको आयनिक हाफ इक्वेशन कैसे शो करेगा कि आपके जो OH के आयंस है वो ऑक्सीडाइज हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, आपकी होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप ये क्या लिखेंगे, OH माइनस आयंस loses इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एट कैथोड। अब यहाँ पर आपका कैथोड पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपकी हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस डाइल्यूट यहाँ पर हो रही है सोडियम क्लोराइड की। तो यहाँ पर डाइल्यूट है और एक्वस है, तो एक्वस के अंदर आपके पास वाटर के आयंस भी मौजूद होंगे। पहले तो आपके सोडियम क्लोराइड के आयंस होंगे जो कि Na प्लस एंड Cl माइनस है, और उसके बाद आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एनोड पर आपका बनता है आपका एनायन, यहाँ पर ये दोनों एनायन है, और आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमेशा आपका OH आयन जाता है, क्योंकि आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपकी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो आपका OH आयन जाता है, तो वो जगह बना देता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब वो यहाँ पर आपको कैथोड पर आपको बताना है कि आपका क्या बनेगा। तो कैथोड पर हम सिंपली देखते हैं कि रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी आप देखते हैं कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो आपका इलेक्ट्रोड पर जाएगा, और जो आपको ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो एज ए आयन रेनाई प्रेफर करेगा, वो रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कैथोड पर आपकी रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर सोडियम आपका है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। मुझे कैसे पता चला, मुझे पता चला भाई रिएक्टिविटी सीरीज से, ये आपको याद करनी है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, आप इस तरह से ये जो मैंने आपको हाउ टू रिमेम्बर रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको ये तरीका भी यहाँ पर अ, दिखाया गया है। तो आप इस तरह से याद कर लें, या इस तरह से आप कोई और भी बना सकते हैं। तो बहरहाल ये आपको याद करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ये है आपका हाइड्रोजन और ये आपका सोडियम। ठीक है, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज एग्जाम में नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आपको याद करनी है। तो यहाँ पर आपका जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो एज ए आयन रेनाई प्रेफर करेगा, और आपका जो लेस रिएक्टिव है यानी H प्लस आयंस
ये आपके जाएंगे कैथोड पर, और कैथोड पर इनकी रिडक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे यार, ये बना देगा आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर दें। तो आपका ये बोल रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एट कैथोड। तो कैथोड पर आप आपकी हाइड्रोजन बनेगी तो आपके गैस है, तो ये आपकी फिजिंग होगी, तो एफरवेंसेस होगी, तो आपको महसूस होगी, यानी ऑब्जर्व करेंगे आप। तो यहाँ पर आपकी क्या लिखेंगे आप, फिजिंग या बबल्स या फिर एफरवेंस, तो इनमें से आप कोई भी लिख दें। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि राइट द आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट कैथोड। ये जो मैंने ऊपर लिखी थी इक्वेशन, यही सेम इक्वेशन आपकी हाफ इक्वेशन है हाइड्रोजन बनने की। ठीक है, कैथोड पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनता है आपके हाइड्रोजन। पार्टी, द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग कंसंट्रेटेड, अब पहले डाइल्यूट था, अब कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एट कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पर आपको आपकी वही बनेगी आपकी जो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि कैथोड पर तो आप रिएक्टिविटी ही देखेंगे, तो जो लेस रिएक्टिव होगा वो जाएगा। तो यहाँ पर कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस ही जाएगी बनेगी, तो वो आपकी उसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगी, आपकी फिजिंग होगी या बबल्स या एफरवेसेंस। और दूसरा एनोड पर यहाँ पर आपके मामला चेंज होंगे। अभी आपके यहाँ पर कंसनट्रेटेड है, तो यानी आपके पास क्लोराइड आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आप कंसनट्रेटेड जब भी आपका सॉल्यूशन हो, तो आप उसमें देखते हैं कि आपका हैलाइड आयन मौजूद है या नहीं। हैलाइड्स आपके ग्रुप 7 के जो आपके हैं हेलोजिन्स, उनके आयंस, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन, इनमें से अगर कोई मौजूद है तो आपका ये जाएंगे, हैलाइड्स आयन जाएंगे। लेकिन अगर हैलाइड मौजूद नहीं है, कोई और सब्सटेंस है जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, तो उनमें से कोई भी नहीं जाएगा। फिर आपका OH जाएगा और वो जाके ऑक्सीजन बना देगी। लेकिन यहाँ पर आपका हैलाइड आयन मौजूद है, तो यहाँ पर क्लोराइड आयंस जाकर उनकी होगी आपकी ऑक्सीडेशन, तो वो आपकी क्लोरीन गैस बना देंगे। और क्लोरीन गैस की ऑब्जर्वेशन क्या होती है, वो आपकी ग्रीन गैस होती है। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, ग्रीन गैस फॉर्म। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ग्रीन गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट एडेड लिटमस टू द सॉल्यूशन आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, स्टडी द कलर सीन इन द सॉल्यूशन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें अगर कि आपके क्लोराइड के आंस हैं, तो यहाँ पर भी आपके कंसंट्रेटेड एक्वस है, तो इसमें भी आपके वाटर के आंस होंगे और आपके सोडियम क्लोराइड के आंस होंगे। अब यहाँ पर आपका एनोड पर चला, कैथोड पर चला गया आपका H+ आयन, और एनोड पर चला गया आपका क्लोराइड के आयन, कंसंट्रेटेड जो आपके सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब आपका सॉल्यूशन में बचे कौन, तो एक सोडियम के आयंस और आपके OH के आयंस, तो ये बना देंगे कि आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, और आपका जो लिटमस है उसका कलर बेस में क्या होता है, वो होता है आपका ब्लू। ठीक है, ये आपका रेड लिटमस को आप ये टर्न कर देता है ब्लू, तो आपका कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा लिटमस का, तो आपका होगा ब्लू। और रीजन आप क्या देंगे कि ये एक अल्कली है। ठीक है, या बेस है। ठीक है, बेस फॉर्म हुआ है, या फिर आप सिंपली लिख दें कि NaOH इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, NaOH इज फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। Carbon electrodes are used because they are inert. State another element that can be used instead of carbon. तो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर आप कार्बन को यूज करते हैं एज ए ग्रेफाइट, और दूसरा आपका एक मेटल होता है प्लेटिनियम, इसको आप मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ये क्योंकि ये भी एक इनर्ट है आपका इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम। ठीक है, आप प्लेटिनम को यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ लिथियम टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, और लिथियम नाइट्राइड का आपको फॉर्मूला भी दिया गया है।
आपको बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन लिथियम एंड नाइट्रोजन। तो लिथियम रिएक्ट कर रहा है आपका नाइट्रोजन से, तो ये आपका बना रहा है लिथियम आपका ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको बना रहा है लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर दें तो यहाँ पर ये इस तरह से आपकी बैलेंस हो जाएगी। लिथियम नाइट्राइड इज आयनिकली बॉन्डेड। ठीक है, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स हैं। कंप्लीट द डायग्राम टू शो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइड आयन। तो नाइट्राइड आयन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, N3 माइनस। ठीक है, और जब ये लिथियम से बना है, ये कर रहा है, तो आपका बन रहा है लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, इस तरह से। तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, 3 माइनस का चार्ज है। तो यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया है। ठीक है, अब आपको इसकी जो वो डायग्राम कंप्लीट करनी है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताना है। अब नाइट्रोजन को आप अगर देखें पीरियोडिक टेबल में, तो नाइट्रोजन ने आपका इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनिशियली 7, और ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है। तो यानी इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर। तो पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इन्हीं आपके ओवरऑल कितने हैं, टोटल 7 है। ठीक है, तो पहले मैं वो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जगह देखें, यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो वो आप किस तरह से शो करेंगे, वो आप शो करेंगे डॉट से। ठीक है, तो डॉट आपको ये शो करेगा कि इसने ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अपने नहीं हैं। क्रॉस से आप शो कर रहे हैं कि ये इसके जो इनिशियल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो आप क्रॉस से शो करेंगे। और डॉट आपको ये बता रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया कहीं और से, यानी यहाँ से इसने लिथियम से इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो ये आप डॉट से शो करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन टू फॉर्म नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा, द केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन। आपको केमिकल इक्वेशन भी दी गई है। Some bond energies are shown in the table. Calculate the energy change for the reaction between nitrogen and fluorine using the following steps. तो पहले आपको बोल रहा है कि एनर्जी टेकन इन टू ब्रेक द बॉन्ड्स। तो एनर्जी जो टेकन इन होती है, जब आपके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होती है, तो वो आपकी होती है रिएक्टेंट की साइड पर। रिएक्टेंट के बॉन्ड पहले टूटेंगे, फिर नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एनर्जीज दी गई हैं, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। नाइट्रोजन ने तो 945 प्लस आपका है यहाँ पर आपके फ्लोराइड के आंसर हैं, तो फ्लोरीन है, सॉरी। तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्या है, एफ की, वो है 160, और मल्टीप्लाई बाय इसको करेंगे आप 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी 1425। ठीक है, 1425। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब फिर आपसे बोल रहा है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तो वो आपके होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो अब आप प्रोडक्ट्स की कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है, एनर्जी। तो यहाँ पर आपका जो है वो एन एफ की आपको दी गई है 300 है, लेकिन यहाँ पर कितने एन एफ हैं, 1, 2 और 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय 300 हैं आपके, 3 हैं, और फिर आपको इसके 2 मोल्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बन रहा है 1800। ठीक है, 1800। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे एनर्जी चेंज, और एनर्जी चेंज का आपका फार्मूला आपको याद करना है, वो आपका होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अक्सर बच्चे प्रोडक्ट को पहले लिख दें और रिएक्टेंट की एनर्जी को बाद में लिखते हैं, लेकिन ऐसा गलत होता है। आपका रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस होती है आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आपका -375। ठीक है, ये है आपका एनर्जी चेंज। आगे बढ़ते हैं।
यूज योर आंसर टू D1 टू डिड्यूस वेदर दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर आपका जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो आप क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, आपके जो यहाँ पर एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव है, तो यानी ये आपका रिएक्शन क्या है, ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब आपका एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। और जब आपका पॉजिटिव होता है तो आपका होता है आपका एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव क्योंकि आपकी जो मोर एनर्जी रिलीज हुई है जब आपके बॉन्ड्स फॉर्म हुए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज मोर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन bonds bond bond forms bonds form then used। ठीक है, आपका जो एनर्जी हुई है वो रिलीज ज़्यादा हुई है आपकी, जितनी आप उससे ज़्यादा हुई है जितनी आपको एनर्जी रिक्वायर थी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसलिए आपका जो एनर्जी रिलीज हुई है तो आपका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम जो आपका नाइट्रोजन फ्लोराइड ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर आपको इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इसको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर मैं नाइट्रोजन को ले लेता हूँ डॉट, और यहाँ पर इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके जो आउटर शेल के अंदर होते हैं इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्लोरीन आपका ग्रुप 7 का जो एलिमेंट है इसके अंदर आपके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको बोला कि आपने सिर्फ शो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के आपको सिर्फ शो करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोन पेयर बनाएंगे, और 3 जो होंगे वो एक एक यहाँ पर बॉन्ड की शेयरिंग करेगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डॉट से मैंने नाइट्रोजन को जो इनिशियली थे वो उसको शो किया, वो 5 हैं। अब इसने शेयर किए हैं फ्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए, तो इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, अब आपका फ्लोरीन फ्लोरीन के अंदर आपके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर शेयर किया है, बाकी आपके जो 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको शो करने हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। लिथियम नाइट्रेट मेल्ट्स एट 813 डिग्री सेल्सियस, और आपका जो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है वो मेल्ट होता है -206 पर। Explain in terms of attractive forces why lithium nitride has much higher melting point than nitrogen trifluoride. ठीक है, and in your answer refer to the type of attractive forces between particles and their relative strengths। तो आपका जो लिथियम नाइट्राइड है ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है, और इसके अंदर जो अट्रैक्शंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और वो होती हैं आपकी जो अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान। और आपका जो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है ये आपका एक सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। ये आपका लिथियम नाइट्राइड एक जाइंट स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर आपकी जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती है, और वो होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, lithium nitrate has ionic bonds in which oppositely charged ions are held by strong forces। ठीक है, strong forces of attraction।
ठीक है। इसके अंदर आपकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज आयंस, और आपके जो है एंड देयर आर वीक वीकर attractions between molecules molecules in नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में आपके जो है वो आपकी जो होती हैं वीकर फोर्सेस होती हैं आपके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है वो लिथियम नाइट्राइड है, नाइट्राइड, इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमोनियम नाइट्रेट इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रोजन की परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज बाय मास। तो यहाँ पर पहले तो इसका ओवरऑल जो इसका एमआर है वो कैलकुलेट कर लें आप। तो यहाँ पर हैं आपके दो नाइट्रोजन हैं, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2। नाइट्रोजन का आपका जो एटॉमिक मास होता है वो आपका होता है 14, ये आप पीरियोडिक टेबल से देख लीजिएगा। प्लस आपके यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3। और आपके जो हाइड्रोजन है आपके, इसका होता है एम आर, वो ए आर होता है वो आपका 1 होता है, और यहाँ पर कितने हैं आपके हाइड्रोजन, 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप कैलकुलेट कर लें, इसका एम आर 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, तो यहाँ पर ये आपका बन रहा है 80। ठीक है, अब यहाँ पर आपको परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर दो नाइट्रोजन है तो इसका क्या होगा, 28 होगा आपका एम आर दो नाइट्रोजन का। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 80 से, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, तो आपका इसका परसेंटेज बाय मास आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको मिल रहा है 35%। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। स्टेट यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन एग्रीकल्चर, तो ये आपका फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज होते हैं, आपके जो नाइट्रेट्स होते हैं अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। ठीक है, आपके जो नाइट्रेट्स हैं आपके फर्टिलाइजर्स के अंदर, आपके जो तीन जो होते हैं आपके इम्पोर्टेंट जो आपके एलिमेंट्स, वो आपके होते हैं आपका नाइट्रोजन और पोटेशियम, और आपका फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, एनपीके जिसका आप कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये तीन आपके सब्सटेंस आपके होते हैं फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ होते हैं, मतलब ये आपके होने चाहिए फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट विल डिस्प्लेस अमोनिया फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, अब आपका जो अमोनियम नाइट्रेट है ये आपका अमोनियम का साल्ट है, और आपका जब अमोनियम के साल्ट को आप रिएक्ट करवाते हैं अल्कली से या बेसिस से, तो आपका जो वो अमोनिया गैस जो होती है वो होती है आपकी इवोल्व होती है। तो यहाँ पर आप कोई भी लिख दें इसका कंपाउंड का नाम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, तो कोई भी लिख दें, तो मैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप कोई भी जो है नेम डल के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टी, अमोनिया इज अ बेस विच फॉर्म्स अ वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अमोनिया आपका वीक बेस है, तो वीक बेसिस की आपकी जो है वो होती है वो पीएच मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो कम होती है। डिफाइन द टर्म बेस, तो बेस आपका होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड्स आपके होते हैं प्रोटॉन डोनर्स, और आपके जो है वो बेसिस होते हैं आपके प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, और इसकी सजेस्ट करें पीएच अमोनिया की, तो यहाँ पर ये वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो इसकी पीएच इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये इसकी कम होगी। तो मैं यहाँ पर 9 से लेकर आपकी ये होगी तकरीबन 11 तक,
क्योंकि आपके जो स्ट्रॉन्ग आपके होते हैं अल्कली तो उनकी 12, 13 या 14 होती है। तो यहाँ पर ये वीक है, तो एन में से आप इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर 10 ले देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मॉलिक्यूल्स ए एंड बी कैन फॉर्म कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल हैज़ टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स हैं दोनों में, दोनों तरफ। इसके अंदर बी के अंदर दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और ए के अंदर आपके तरफ दोनों तरफ आपके क्या हैं, अल्कोहल्स के ग्रुप हैं। तो नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फंक्शनल ग्रुप इन बी। तो बी के अंदर आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्रा द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ synthetic polymer that forms when two molecules of A and two molecules of B combine. Show all of the atoms and all of the bonds. तो यहाँ पर इसने बोला कि आपको दो जो आपके एटम्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। तो दो एटम्स मॉलिक्यूल्स आपके ए के और दो मॉलिक्यूल्स बी के कंबाइन हो रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा पॉलीमर का वो आप शो करें। तो यहाँ पर पहले मैं ए को ले लेता हूँ, ये आपका ए है। तो यहाँ पर ये आपका OH जो है वो इसमें सिर्फ O रहेगा, H वाला जो पार्ट है वो आपका रिमूव हो जाएगा वाटर में। तो यहाँ पर ये आपका बनेगा लिंकेज। ठीक है, इस तरह से। उसने आपको बोला था कि दो शो करने हैं आपको इसके मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स बी के और दो मॉलिक्यूल्स ए के। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये कंटिन्यू होता जाएगा, ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो मॉलिक्यूल्स आगे बी के और दो मॉलिक्यूल्स आपके आगे ए के। ठीक है, तो आपका जो आपका बनेगा यहाँ पर ये ईस्टर लिंकेज बनेगा, ये आपका ईस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये आपको शो करना था इसका इसका पॉलीमर जो आपका बना है, इसका स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इसके अंदर जो होगी वो बॉन्डिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन मॉलिक्यूल ए एंड बी अंडरगो पॉलीमराइजेशन। तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर OH जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में से यहाँ पर OH आपका रिमूव हुआ और यहाँ पर H रिमूव हुआ है, तो ये मिलकर आपका क्या बना देंगे, वाटर। ठीक है, तो दूसरा जो अदर प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, वाटर। वाटर आपका एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, पार्ट बी, मॉलिक्यूल ए इज अ सिंपल शुगर यूनिट। ए आपका क्या है, ये आपका OH वाला है। ठीक है, इज अ सिंपल शुगर यूनिट which can be made by hydrolysis of complex carbohydrates. अच्छा, draw the part of the complex carbohydrate that can be hydrolyzed to make molecule of A. अच्छा, तो यहाँ पर आपका जो है वो include one linkage and show all of the bonds in linkage. ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो लिंकेज होगा तो वो आपका कार्बो जो आपके होते हैं कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो इसने कहा था कि वन लिंकेज शो करना आपको, तो ये लिंकेज आपका ये होता है ऑक्सीजन वाला। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है वो रिपीट होता जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने आपको सिर्फ कहा था कि एक लिंकेज आपको शो करना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही शो करना है। ठीक है, ये जो एग्जामिनर कहता है आपको इसकी बहुत बात को फॉलो करना है। ठीक है, state two sets of condition which could be used to hydrolyze the complex carbohydrate to form A. अब आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके दो तरीके से हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। एक आपका एसिडिक
आपकी जो एसिड से आपके हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं, और दूसरा आपका एंजाइम से। एंजाइम में आपका जो एंजाइम आपके कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, तो आपका एंजाइम्स भी इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं और आपके एसिड भी करवा सकता है। तो यहाँ पर एसिड, यहाँ पर एंजाइम। ठीक है, एसिड तो कोई भी एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपकी इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, और दूसरी एंजाइम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल शुगर यूनिट्स मेड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो टेक्निक यूज़ होती है जिससे आप फाइंड करते हैं इंडिविजुअल शुगर यूनिट्स को, वो आपकी होती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी से आप फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअल शुगर यूनिट्स को। ठीक है, इथेनॉल कैन बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर ग्लूकोज। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये आपकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन। और अब आपको बोल रहा है कि कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो इसमें आपका जो ग्लूकोज है वो आपका कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, C2H5OH, और दूसरा ये कन्वर्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर दें इस तरह से, ये आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।